खबर आप तक पहुंचा देना चाहती हूँ। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने ट्वीट किया है और वो ट्वीट आपके सामने रख रही हूँ। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भारत को लेकर जो हमने पहले खबर आपको बताई थी कि जो कंट्री नेम की प्लेट है उसमें इंडिया की जगह भारत लिखा हुआ था, उसी पर स्मृति ईरानी ने लगभग 11 बजे के आसपास ये ट्वीट किया। उम्मीद और विश्वास का नया नाम भारत और #G20 इंडिया, #G20 इंडिया 2023, ये कुछ देर पहले उन्होंने अपना ट्वीट साझा किया है जिसमें वो ये लिख रही है कि विश्वास और उम्मीद का नया नाम भारत है। यही बात अब से कुछ देर पहले विनोद जी कह रहे थे कि देखिए, अगर राजनीतिक रूप से आप इसे अपनी कमजोरी मानने लगेंगे तो सामने वाला इसे अपनी मजबूती मानेगा। G20 में भारत की गर्जना पर यह स्मृति ईरानी का इस वक्त ट्वीट आप देख रहे हैं विनोद जी। जी नहीं, बिल्कुल जो ये भारत की बात है इसको तो हमको बहुत जोरदार तरीके से लगातार प्रधानमंत्री कह रहे हैं, प्रधानमंत्री के एक्शंस में दिख रहा है। और ये जो अभी भारत का नेम प्लेट लगा हुआ है या भारत राष्ट्र के नाते लिखा हुआ है, ये भारत अपने एक नई आइडेंटिटी देश के नाते नहीं, एक जो ग्लोबल लीडर के नाते जो नई आइडेंटिटी और नए कलेवर में निकल के आ रहा है, ये उसी सब का परिचायक है, उसी सबको का नया परिचय है। और इस तरह की चीज़ें आपको लगातार, ये तो अभी आगाज़ है, मुझे लगता है ये अभी आगाज़ है। और ग्लोबल पॉलिटिक्स और ग्लोबल एरेना में इस तरह की चीज़ें एक के बाद एक दिखेंगी जब आप इन सब तरह के सब देशों को, विकासशील देशों को, विकसित देशों को और अल्प विकसित देशों पर हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। जो ग्लोबल साउथ में बहुत सारे ऐसे देश हैं जो अल्प विकसित देश हैं जिनको हमको उंगली पकड़ के खड़े होना सिखाना पड़ेगा। और वो भी काम प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत करता दिखाई दे रहा है। जो अभी उन्होंने इनिशिएटिव लेकर के अफ्रीकन यूनियन को शामिल किया है, ये उसी तरह का एक प्रयास है कि वैसे देश जो सचमुच अभी क्रॉल कर रहे हैं, और क्रॉल करने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। उसमें जो हमारे अभी को-पैनलिस्ट सर कह रहे थे कि फूफा जी की बड़ी भूमिका है, तो उस भूमिका को भी निगेट करना एक बहुत महत्वपूर्ण प्रयास है। तो ये एक बहुत कलेक्टिव और बहुत सारे मल्टी आप तीनों और अब मेजर अली भी यहाँ, आप यू कैन कम इन सर। अब तो घर जैसा मामला हो गया है, आप कैमरा के एकदम सामने से होकर इत्मीनान से आकर बैठ भी सकते हैं। मेजर अली और ग्रुप कैप्टन देवनाथ और ग्रुप कैप्टन DK पांडे और विनोद शुक्ला जी, जब कभी भी इन चारों को मैं बुलाऊंगी उससे पहले एक डिस्क्लेमर ज़रूर दे दूंगी। और वो डिस्क्लेमर जो है वो ये होगा कि जगत के सारे फूफाओं जी से हम पहले ही माफ़ी मांगते हैं, हमें आपको लेकर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो जो शादियों में रूठने की परंपरा के नाम पर आपका इस्तेमाल किया जा रहा है, उसमें अब एक नाम उभर आया है चीन को लेकर, और इसीलिए हम उसका बेझिझक इस्तेमाल कर रहे हैं आप लोगों की अनुमति से। तो विनोद जी, आप अपनी बात आप कंप्लीट कर लीजिए, फिर मैं जानती हूँ कि ग्रुप कैप्टन पांडे चीन को लेकर कुछ और बातें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं। एंड सेम गोज विद देवनाथ जी ऑल्सो। अभी गजेंद्र सिंह शेखावत की तरफ से भी एक ट्वीट आ गया है और वो ट्वीट भी मैं आपको बता देना चाहती हूँ। वो देखिए सामने, आपके सामने है। नेतृत्व, ये चित्र नहीं, नेतृत्व की परिभाषा है, और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 के उन तमाम राष्ट्रों के झंडों के आगे से गुजरते हुए नजर आ रहे हैं। नेतृत्व ये चित्र नहीं, नेतृत्व की परिभाषा है, और उसमें दिख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। विनोद जी। तो मैं इसीलिए जब हम लोग पहले दिन इस डिबेट में आए थे तो मैंने ये कहा था कि ये जो चीन ने अपने आप को विड्रॉ किया, मतलब चीनी राष्ट्रपति ने विड्रॉ किया है, ये बेसिकली उनकी शायद ये कोशिश थी कि वो इंटिमिडेट कर रहे हैं न केवल भारत को बल्कि यूरोप को, और अमेरिका उसमें विशेष रूप से शामिल है। लेकिन वो इंटिमिडेट करने की बजाय शायद वो बूमरैंग कर गया है चाइना के लिए, और वो एक्सपोज ज़्यादा हो रहे हैं और उनके लिए एम्बैरसमेंट ज़्यादा हो गया है। एक और बात है कि शायद चीनी राष्ट्रपति इस तरह की सिचुएशन को फेस करने में ज़्यादा एम्बैरस फील करते हैं, तो इसलिए उनको लगा कि हम घर बैठ जाएं और एक ऐसे दूसरे सेकंड इन कमांड को भेज के
और इस कोरम को पूरा कर दे। लेकिन क्या मजबूरी रही होगी चीन की? अब वो तो बड़ा दादागिरी करने वाला मुल्क है ना, नहीं आता, क्यों आया आप मुझे ये बताइए। मतलब क्या है ना, विड्रॉ कर दिया, मुझे नहीं पसंद है भाई वसुधैव। अब ये कैसे हो सकता है कि शी जिनपिंग को तो वसुधैव कुटुंबकम पसंद नहीं आ रहा है, लेकिन उनके बेचारे प्रधानमंत्री को पसंद आ जाएगा? नहीं, वो जो बात आप कह रही थी ना कि फूफा जो है वो नाराज हो जाता है ना, फूफा नाराज होके बैठ गया, लेकिन बाकी लोगों पर बाकी लोगों को आप अगर एम्बैरस भी कर दे रहे हैं तो उतना फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन उस पद को फ़र्क पड़ता है। तो चीन अपने आप को जो ग्लोबल आजकल दादागिरी उनकी चलती है, ये टर्म शायद ज़्यादा ठीक नहीं है, जो उनकी ग्लोबल लीडरशिप लेने की कोशिश है, तो उस एम्बैरसमेंट से बचने के लिए देखिए, आज चीन का मानना ये है कि अब हम भले कहें कि मल्टीपोलर वर्ल्ड हो गया है, चाइना का अपना परसेप्शन ये है कि नहीं, मल्टीपोलर वर्ल्ड नहीं है, ये बाईपोलर वर्ल्ड है, और अमेरिका और हम दो बड़े ध्रुव हैं। तो या तो आप हमारे साथ हैं, अगर हमारे साथ अब नहीं मैं है इसी सवाल को आगे ले जा रही हूँ जी, या हमारे साथ हैं, अगर हमारे साथ नहीं है तो आप हमारे बट इसी को मैं इसलिए आगे ले जा रही हूँ। ग्रुप कैप्टन देवनाथ, नाउ डू टेल मी वन थिंग सर, हम देख रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग के केस में आप ले लीजिए, कोरोना वायरस जो है उसने चीन को पहले निगला, उसने और कोरोना वायरस के जरिए चीन ने बाकियों को निगलने की कोशिश की, ये तो कोई दो राय नहीं, सब जानते हैं। बट हैविंग सेड दैट, जो वैश्विक स्तर पर उसके बाजार की हालत हुई, उसकी जीडीपी की हालत हुई है, बाकी मुल्कों के विश्वास को जो एकदम नेस्त नाबूद कर दिया है चीन ने, अब क्या वो सच में ये कह सकता है कि आई एम अ लीडर हियर इन दिस एरिया? चीन को दुनिया का कोई भी देश लीडर नहीं मानता है। चीन ने कोरोना काल में जो किया, दो चीज, एक तो कोरोना के वायरस को स्प्रेड करने में छुपा छुपा कर अग्रणी भूमिका निभाई, दूसरी बात WHO को उसने मिस डायरेक्ट कर दिया। WHO को ऐसे समझा दिया कि इस कोरोना वायरस की उत्पत्ति चीन में नहीं हुई, जिससे कि उस पर रिसर्च में डिले हो गया। तीसरी बात, जब कोरोना वायरस दुनिया में फैला तो भारत ने अपने बलबूते पे, अपने लिमिटेड संसाधन के बलबूते पर भारत ने कोरोना वैक्सीन ना सिर्फ डेवलप किया, भारत के 140 करोड़ लोगों को कोरोना वैक्सीन हमने फ्री में दिया विदाउट पेमेंट, बहुत बड़ी कामयाबी। और उसके बाद दुनिया के जितने छोटे छोटे मुल्क थे जहां पर कोरोना स्प्रेड कर रही थी, वहां पर हमने फ्री में कोरोना वैक्सीन उपलब्ध कराया। सो ग्रुप कैप्टन प्लीज मुझे बस इतना बताइए आप कि चीन ये अभी भी महसूस करने की स्थिति में है कि सच में दुनिया ने उसे अब लीडर मानना खत्म कर दिया है, बंद कर दिया है? मैं इस पर एक अनबायस्ड अप्रोच इसलिए चाह रही हूँ क्योंकि उसमें हमारा कितना और हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है और कितना हम बढ़ चुके हैं, उसका एक बढ़िया सा विश्लेषण हो जाएगा। देखिए, चीन को अगर दुनिया में कोई टक्कर दे सकता है अमेरिका के अलावा, तो वो सिर्फ और सिर्फ भारत है। और चीन चाहता है कि भारत को वो दबाकर छुट भैया बना दे, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि हमारी जो ओपन सिस्टम है, हमारी जो ट्रांसपेरेंसी है, रूल बेस्ड इकोनॉमी है, इससे क्या हो रहा है कि हम बहुत द्रुत गति से आगे बढ़ रहे हैं। आज की तारीख में दुनिया में हर देश में हमारे इंजीनियर, डॉक्टर छाए हुए हैं। हमारे फाइनेंशियल स्पेशलिस्ट जो हैं वो दुनिया के बड़े बड़े मुल्क के सरकार को चला रहे हैं। चीन में ऐसा नहीं है। दर्शकों को ये बता देना चाहती हूँ, जब तक आप ये बात रख रहे हैं, कि अब आप तस्वीरें देखिए, हमने थोड़ी बदली है। ग्लोबल साउथ की अब कंप्लीट पिक्चर आपको भारत 24 की स्क्रीन पर नज़र आ रही है। हम भी प्राउड मेंबर्स हैं ग्लोबल साउथ के, और ये कहते हुए हमें फ़ख्र हो रहा है कि हमारे देश का जो मुखिया है उसने इस ग्लोबल साउथ को लीड कर दिया है। नाउ ही इज़ द लीडर, और वो ये कह रहे हैं कि ग्लोबल नॉर्थ अब ग्लोबल साउथ को उस हीन भावना से देखना बंद करे। ये ग्लोबल साउथ का ग्लोबल लीडर इस वक्त एक नए आयाम रचता हुआ आपको नजर आ रहा है। हाँ सर, देवनाथ जी अपनी बात फिनिश कीजिए। और फिर चीन सोचता है कि वो दुनिया के देशों को धोखेबाजी करके, डरा कर, धौंस देकर, भ्रमित करके उनका लीडर बन जाएगा। नहीं, पर वो ये सोचता है कि वो करता है, वो सोचता है। विनोद जी, आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी देखिए, हम इन सारी बातचीत के साथ साथ
हम चाइना को कम्प्लीटली राइट ऑफ नहीं कर सकते हैं, इसलिए कि वो जिस तरह जो भी टैक्टिक्स इस्तेमाल करे, वो बहुत सारे कम से कम जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, भारत की तो बात छोड़ दीजिए, यूएस जैसे कंट्री में इन्फ्लुएंसर्स को और जो सामाजिक मतलब जो एनजीओज़ हैं, इस तरह के संगठन के माध्यम से प्रभावित कर रहा है। एक बात जो स्पष्ट मतलब हो जानी चाहिए कि वो ग्लोबल लीडर है या नहीं है, इस पर हम डिबेट कर सकते हैं, लेकिन उसका दावा यही रहता है जो मैंने कहा कि वो बाइपोलर वर्ल्ड में रहता है। और विनोद जी, मुझे बस ये समझाइए कि वो उसकी धौंस तो सबने देखी है ना, वो तो आपको हमारी कंट्री में आना है तो हमारी भाषा सीखनी होगी, हमारी करेंसी में काम करना होगा, हम तुम्हारे हिसाब से नहीं चलेंगे, तुम हमारे हिसाब से चलोगे, ये सब चीज़ें तो मैं जानती हूँ, लेकिन बदलाव हुआ है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में हमने चीन को ये बता तो दिया है, डू नॉट मेस विद अस बॉस? बिल्कुल, वही मैं कह रहा हूँ, अगर ये बदलाव नहीं होता तो चीन के राष्ट्रपति भारत में होते और अपने टर्म्स डिक्टेट कर रहे होते। शायद यही कारण है कि वो यहाँ आकर के अपने टर्म्स डिक्टेट नहीं कर पाएंगे। हाँ। और सारा का सारा ध्यान जिस तरह से प्रधानमंत्री सबको लेके चल रहे हैं, वो शायद उनको उतना फोकस नहीं मिलता। क्या अगर मैं इसे ये कहूँ ग्रुप कैप्टन पांडे, साम दाम दंड भेद, सामने एक ऐसा इरिटेंट है, दानव है, कुछ भी कह दीजिए, मतलब मैं सिर्फ समझने के लिहाज से ये नाम दे रही हूँ, नामकरण कर रही हूँ, उसे अगर निपटाना है तो फाइनेंशियली भाई हमको ये पता है कि उसकी आर्मी के आगे हमें कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हमारी आर्मी उसको चारों खाने चित नहीं कर सकती है, लेकिन प्रैक्टिकलिटी के ग्राउंड पर अगर हम बात करने लगे तो हमें पता है कि कहाँ कहाँ किस तरीके से इसकी दुखती नब्ज को दबाना है, ताकि हम एक तरफ हमारी लकीर लंबी होती चली जाए और ये खुद ब खुद छोटा होता चला जाएगा। आपने बहुत ही अच्छी बात कही है कि ये मूल उद्देश्य होना चाहिए हमारा कि हम अभी आगे बढ़ रहे हैं, क्या हम उसको संभाल पाएंगे उस स्थिति को, और क्या हम वो अचीव कर पाएंगे जो हम सोच रहे हैं। मेरा अब सरल भाषा में बताना चाहूँगा कि चीन ने जिस प्रकार से आगे बढ़ने का प्रयास किया, लगभग 10 वर्षों तक उनकी ग्रोथ रेट जो है वो जीडीपी की 10% रही। सच्चाई है ये कि उस गति को पाना क्या आसान था, लेकिन निश्चित रूप से उसने प्रयास किया और उसकी तारीफ की जानी चाहिए। हमें उससे सीखना चाहिए। उससे सीखना ये चाहिए कि एक दशक बहुत लंबा समय होता है, 10 वर्ष तक आप किसी चीज़ को मेंटेन करें। हमें वो देखना होगा कि हम वो कैसे अपनी जो काबिलियत है, कैपेसिटी बिल्डिंग है, जो कॉम्पिटेंस हमारा है, उसको बनाए रखते हैं और उसमें और इम्प्रूव करते हैं। देखिए, आज तक जो है वो चाइना फाइटर जेट का इंजन नहीं बना पाया। क्यों नहीं बना पाया? क्योंकि उसमें खामियां हैं, लेकिन वो प्रयास कर रहा है। लेकिन उससे वो फाइटर बना दिए जो बाकी लोगों की हेल्प से, जो कि J-20 की जिक्र करते हैं, लगभग 150 जहाज उनके अभी बनने वाले हैं। तो धीरे धीरे वो बढ़ रहा है, हमें उससे ये सीखना ही होगा। निश्चित रूप से उसकी कूटनीतिक जो कुटिलता है वो सामने जग जाहिर है, और नहीं आने का मुख्य कारण जो है, जो मैं पहले कहना चाहता था, वो यही है कि अफ्रीका संघ को जो हमने मिलाया है, ये जो इस समय उनकी भद्द पिटी है, सॉरी मैं क्षमा करिएगा इन शब्दों के लिए, वो शायद उनको बर्दाश्त नहीं कर पाते जिनपिंग, क्योंकि होड़ थी, वो चाहते थे नेतृत्व करना अफ्रीका संघ का। तो ये जो दुखदाई समय है, निश्चित रूप से जो प्रधानमंत्री आए उनके लिए ये बहुत कठिन समय होगा इन सबको देख पाना। लेकिन ये नहीं कि चीज़ें बदल जाएंगी। सच्चाई यही है कि उजाला हो रहा है, लोग आ रहे हैं और सही दिशा में बढ़ रहे हैं। ये सच्चाई है। चीन को आज भी तो कल मानना ही पड़ेगा अगर चाहते हैं कि वो इस परिवार का हिस्सा बने, परिवार से बाहर रखें। है कि वो बॉडी लैंग्वेज में झलक रहा है। चीन ये बात समझ गया है कि हिंदुस्तान जो है वो अब एक अलग तरीके से इस दुनिया को लीड कर रहा है। हम ऐसा नहीं है कि पहले हमारी खुददारी नहीं थी, हम उतने ही खुददार थे, उतने ही मजबूत नेशन या उतने ही मजबूत देश हुआ करते थे। लेकिन आज की तारीख में हम किसी को ये नहीं कह सकते कि आप हमारे सर के ऊपर हाथ रखिए, आप कंधे पर हाथ रखिए, दोस्त बनिए, पर गुरु आप बनने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि हम खुद मुख्तार हैं। हमें पता है कैसे सिर्फ हिंदुस्तान को नहीं दुनिया को लीड किया जाना चाहिए। मेजर अली जी बिल्कुल रूबिका जी, आपने बिल्कुल सही कहा। चीन को अगर मैं डिस्क्राइब करूं, जो हम लोग कहते हैं कि वर्ल्ड लीडर है कि नहीं है, जो कहते हैं डिबेट में, मैं बोलूँगा कि वो वाना बी है। बेसिकली इट्स अ वाना बी। एंड नाउ चीन के, मैं मानता हूँ कई चीज़ें हैं उनकी जो वो तकनीकली अच्छे हैं, टेक्निकली साउंड है, मगर देखिए कुछ आपने कहा दुखती नब्ज, आपने ये इस शब्द का इस्तेमाल किया था, तो फिर मैं बताऊँगा कुछ चंद एक दुखती नब्ज चीन की।
दो एयरफोर्स ऑफिसर, सीनियर एयरफोर्स ऑफिसर्स यहाँ पर हैं। चीन का जो इंडो तिब्बत बॉर्डर जो है वो ऐसे ऑल्टीट्यूड पर है कि जब वहाँ के जहाज, वहाँ के विमान टेक ऑफ करते हैं, उनके ऑल्टीट्यूड की वजह से वो केवल हाफ पेलोड ऑफ फ्यूल लेकर ही टेक ऑफ कर पाते हैं, पूरा पेलोड ऑफ फ्यूल नहीं ले पाते हैं वो उनका एक नेगेटिव पॉइंट रहा। दूसरी बात है कि उनके जो सिपाही हैं, फौजी हैं, हमारे सिपाही, हमारे फौजी हिंदुस्तान के गांव क्षेत्र से आते हैं, रगड़ होते हैं, हमारी ट्रेनिंग इतनी बहुत ही मुश्किल ट्रेनिंग होती है हमारी। उनके चॉकलेट क्रीम सोल्जर हैं, उनके जो फौजी हैं वो बॉर्डर पे ठंड बर्दाश्त नहीं कर पाते उस ऑल्टीट्यूड पे, तो वो रोबोटिक आर्मी तैयार करते हैं जो कि अनमैन्ड, वहां पे आर्मी जो कि वो मैन करेगी। उसके बाद जो पूरा 3488 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है ना, पूरा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वो कोई एक लाइन तो है नहीं, हाँ। वो एक परसेप्शन है। तो इसी बात का वो प्रोपेगेंडा करता है, वो फायदा उठाता है। इतना आनंद आ रहा है मुझे ये सब सुनने में, मतलब बहुत कम ऐसा होता है कि किसी चीज़ में सेडिस्ट प्लेजर आ रहा होता है ना। मैं माफ़ी चाहती हूँ, आई एम रियली सॉरी, लेकिन जब आप ये सारी बातें कह रहे हैं तो एक तो अनुभूति हो रही है कि वाह, वी आर एट अ स्टेज जहां आज हम इन सब पर इतने शानदार तरीके से चर्चा कर पा रहे हैं, बगैर किसी खौफ के, बगैर किसी चिंता के। और अगर चिंता है तो वो इस बात की है कि दुनिया जो है वो एक कुटुंब की तरह कैसे, एक प्रोडक्टिव चिंता इस वक्त है।